Hello everyone. So I'm back with the next lecture in the series of modern Indian history. So आई होप आप सब लोग हेल्दी हैं, सेफ हैं, घर पे रह रहे हैं, लॉकडाउन को अच्छे से फॉलो करके चल रहे हैं. थोड़ा पेशेंस के साथ इस टाइम को हम लोगों को निकालना है. आई नो थोड़ी डिफ़िकल्टीज चल रही हैं हर फॉर्म में, बट वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. पेशेंस के साथ अच्छे से इस टाइम को निकालिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए. दैट्स ऑल आई कैन से और दैट्स ऑल वी ऑल कैन डू. ओके. सो लास्ट क्लास में देखिए हम लोगों ने एडवेंट ऑफ यूरोपियंस यहाँ पे करा था. ठीक है. एडवेंट ऑफ यूरोपियन में हम लोग पोर्तुगीज़ को देख चुके थे कि पोर्तुगीज़ कैसे आए. सबसे पहले आने वाले पोर्तुगीज़ थे और सबसे लास्ट में जाने वाले, एज यू ऑल नो, कि ऑपरेशन विजय के थ्रू हमने उनको निकाला है. लास्ट में यहाँ पे दमन दीव एंड गोवा में उनका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता था, तो बाय ऑपरेशन विजय उन्हें हमने यहाँ से हटा दिया था. राइट. अब सिर्फ पोर्तुगीज़ ही अकेले नहीं थे जो यहाँ पे ट्रेड करने आए थे. ठीक है. एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि एक पर्सन एक फैमिली में काम कर रहा है और वो बहुत प्रॉस्पर कर रहा है, तो अदर फैमिली मेंबर या नेबर्स दे विल गेट इंटरेस्टेड कि भाई ये पर्सन ऐसा काम क्या कर रहा है जो ये इतना डे बाई डे रिच होता जा रहा है, इसके पास इतना पैसा आ रहा है, गाड़ी ले ली, एक और घर ले लिया. तो अदर पीपल जो है वो भी इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देंगे उस काम में. फैमिली मेंबर तो चाहेंगे ना उस चीज़ का पता लगाएं कि ये क्या काम कर रहा है, या नेबर लोग सोचेंगे क्या काम कर रहा है, तो हम भी उस काम में इन्वॉल्व हों सो दैट हम भी प्रॉफिट अर्न कर सकें. तो सिमिलर थिंग हैपन इन यूरोप ऑल्सो. पोर्तुगीज आए, पोर्तुगीज इतना सारा यहाँ से पैसा लेके जा रहे थे, वेल्थ प्रॉस्पेरिटी लेके जा रहे थे, तो अदर जो लोग थे वहाँ पे, अदर ट्रेडर्स थे, उन लोगों को भी इतनी जो था क्यूरोसिटी बढ़ गई वहाँ पे कि ये किस चीज़ में ट्रेड कर रहे हैं. राइट. तो उसके बाद पोर्तुगीज़ के बाद अभी हम लोग सीक्वेंस में डिटेल में देखेंगे, बट पोर्तुगीज़ के बाद आने वाले यहाँ पे कौन कौन और अदर यूरोपियंस थे. देयर वाज डच, देयर वाज इंग्लिश यानी ब्रिटिशर, फ्रेंच, डैनिश. ठीक है. अब आपको पता है 1947 के टाइम तक हमने जो आज़ादी ली वो किससे ली? ब्रिटिशर से. हमें जो आज़ादी मिली किससे मिली? ब्रिटिशर से. इससे सिंपल सी बात समझ में आती है कि 1947 में सिर्फ ब्रिटिशर थे जो हम पे ट्रेड कर रहे थे. तो फिर ये जो लोग थे जो हम बोल रहे हैं पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच, डैनिश, ये सब लोग कहाँ गए? ये लोग आए, ये हमने पता चल गया, लेकिन ये गए कहाँ? तो ये गए कहाँ इज ऑल्सो अ बिग क्वेश्चन. आना, इनका यहाँ पे ग्रोथ करना, इनका यहाँ पे प्रॉस्पर करना, उसके बाद इनका यहाँ से चला जाना, ये सारी कहानी हमें यहाँ पे देखनी है. तो ठीक है. ब्रिटिशर बेटा यू नो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन थे. 1947 तक टिके हैं, तो वो ऐसे ही नहीं टिके होंगे. अपनी मिलिट्री पावर, डिप्लोमेसी, तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग जो उन्हें समझ में आ रही थी और जो करके वो इतने टाइम तक यहाँ पे टिके हैं. तो क्या हुआ था पोर्तुगीज के साथ? देखिए पोर्तुगीज के साथ हमने देखा तो पोर्तुगीज के साथ तो मैरिज अलायंस उन्होंने कर लिया था. पोर्तुगीज की प्रिंसेस जो थी कैथरीन, उनके साथ वहाँ के प्रिंस की जो थी शादी करवा दी गई थी ब्रिटिश के प्रिंस के साथ. तो फिर वहाँ पे मैरिज अलायंस हो गया है जब, तो फिर लड़ाई का मतलब नहीं बचता है ना. फ्रेंडली रिलेशन बन जाएंगे तो पोर्तुगीज तो आके लड़ने नहीं बैठेंगे ब्रिटिशर से. तो पोर्तुगीज का पत्ता तो इन्होंने साफ कर दिया. डच की बात करेंगे तो विल सी इन डिटेल. डच के साथ लड़ाई लड़ी, बैटल ऑफ बेदारा लास्ट डिसीजिव बैटल थी, जिसके बाद डच को इन्होंने यहाँ से हटा दिया. फ्रेंच के साथ भी देयर आर सीरीज ऑफ वॉर्स, कार्नेटिक वॉर्स वी विल सी. तो फ्रेंच के साथ भी लड़ाइयाँ हुई हैं एंड द लास्ट डिसीजिव बैटल वाज बैटल ऑफ वॉन्डिवोस, जिसके थ्रू इन्होंने यहाँ पे फ्रेंच को भी हरा दिया. उसके बाद बात करते हैं डेनिश की. डेनिश पीपल वॉज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन कॉमर्स एंड ट्रेड. उनको कॉमर्स ट्रेड में इंटरेस्ट ही नहीं था. वो अपनी मिशनरी एक्टिविटीज में फोकस कर रहे थे. तो एट लास्ट उन्होंने क्या करा, अपनी फैक्ट्रीज जो थी वो ब्रिटिशर को बेच दी थी. तो एक एक करके सबका पत्ता यहाँ पे साफ हो गया था. ठीक है. यूरोपियंस का तो पत्ता इन्होंने अच्छे से यहाँ पे साफ कर दिया. अब क्वेश्चन अराइज कि आपको पता है कि पोर्तुगीज जो थे वो 1498 में आ गए थे इंडिया. राइट. तो डच की मैं बात करूं तो आप डच का देख रहे हैं यहाँ पे 1596 से हम डच की बात करेंगे. तो ये डच को आने में इतना लंबा समय क्यों लगा? इतने लंबे समय तक पोर्तुगीज की मोनोपोली थी. राइट. तो क्या चीज रही यहाँ पे? तो क्या चीज रही में हम लोग देखेंगे कि 1498 से 1590s वाला जो ये टाइम था, तब तक किसी के पास भी यहाँ पे मैप अवेलेबल नहीं था. ठीक है. पोर्तुगीज के पास इंडिया तक आने का मैप था जो किसी के पास अवेलेबल नहीं था, तो सबको डिफिकल्टी हो रही थी यहाँ तक आने में. लेकिन 1595 में क्या हुआ? 1595 में देयर वाज अ पर्सन ह्यूगेन वैन. इन्होंने क्या करा, इन्होंने मैप कहीं से निकाल लिया. अब कैसे निकाला, क्या निकाला, इस चीज पे फोकस मत करो. इन्हें मैप मिल गया और इन्होंने उस मैप को मल्टीपल लैंग्वेज में प्रिंट करवा दिया, बहुत सारी लैंग्वेज में प्रिंट करवा दिया, सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड. देखो एक लैंग्वेज में कराते तो उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने वाला ही लोग ही समझ पाते, बट इन्होंने उसको बहुत सारी लैंग्वेज में प्रिंट करवाया, जिससे बहुत सारे लोग उसको क्या कर पा रहे थे, समझ पा रहे थे. अब आसान हो गया लोगों के लिए. मैप मिल गया है, रूट है आपके पास, तो ठीक है, अब निकलिए, रास्ता ढूंढिए और पहुंचिए जहां आपको पहुंचना है. मंजिल अब दूर नहीं है क्योंकि आपके पास क्या है, आपके पास रास्ता है अब अवेलेबल. ठीक है. तो अब 1596 में जो पर्सन थे, फर्स्ट डचमैन, क्या नाम है इनका?
कॉर्नवालिस जे हॉटमैन जो थे ये पहले डचमैन थे जो सुमात्रा और बैंटम पहुंचे। मतलब बेटा क्या था, ये इंडिया तो आ ही गए थे, प्लस इन्होंने अपनी रीच इंडोनेशिया तक भी पहुंचा दी थी, राइट। इंडिया तो ये आए प्लस इन्होंने अपनी रीच कहां तक, इंडोनेशिया तक भी अपनी रीच इन्होंने फैला दी। और पहली फैक्ट मतलब 1596 में ये आ गए। 1602 में क्या हुआ, 1602 में बहुत सारी कंपनी जो थी, मतलब अलग अलग छोटी छोटी, इनके यहाँ देखो अपनी अपनी कंपनी थी। जैसे आज के टाइम पे आप देखो तो बहुत सारी कंपनी, एक मोबाइल की इतनी सारी कंपनीज होती हैं जैसे, तो उस टाइम पे भी ट्रेड ये लोग कर रहे थे। तो इनकी लोकल एरिया में भी, डच में भी बहुत सारी कंपनीज थी। तो वो सारी कंपनी मर्ज कर गई, मिक्स हो गई किसमें, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड में, राइट। अब मर्ज हो गई तो इसको पहली एमएनसी भी कहा जाता है पूरे वर्ल्ड की। एमएनसी क्या होती है, मल्टीनेशनल कंपनी, मीनिंग वेरी सिंपल, आपको पता होगा मल्टीनेशनल कंपनी वो कंपनी जो एक से ज्यादा नेशन में क्या कर रही है, ऑपरेट कर रही है। जो नाम से ही क्लियर है ना, मल्टी, तो मोर देन वन नेशन में जो क्या कर रही है, ऑपरेट कर रही है, वो क्या हो जाती है, मल्टीनेशनल कंपनी। यहां तक की बात समझ में आई। उसके बाद डच की सेटलमेंट की बात करते हैं, कैसे आए, क्या क्या इन्होंने यहाँ पे करा। तो इन्होंने बेटा अपनी फर्स्ट फैक्ट्री लगाई आंध्र प्रदेश मसूलीपट्टनम में, क्लियर। 1605 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में लगा ली। फिर कहाँ कहाँ और जगह ये एक्सपेंड करने लगे, कोरमंडल कोस्ट, गुजरात, यूपी, बंगाल, बिहार, नाम बस माइंड में रखिए थोड़े से। 1609 में इन्होंने फैक्ट्री पुलिकट में लगाई, क्लियर। मद्रास के नॉर्थ की तरफ जो पुलिकट है वहां पे इन्होंने अपनी नेक्स्ट फैक्ट्री यहाँ पे लगा ली। इनकी और अदर फैक्ट्रीज की डिटेल यहाँ पे नाम दिया हुआ है, कहाँ कहाँ पे इन्होंने फैक्ट्री लगाई है। इन्होंने सूरत में लगाई है, बिम्बलीपट्टनम में लगाई है, कारिकल, चिंसुरा, बारानगर, कासिम बाजार, बालासोर, पटना, नागपट्टनम, कोचीन, इन जगहों पे इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगानी स्टार्ट कर दी। इसका मतलब धीरे धीरे ये लोग क्या कर रहे हैं, ये एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब बेटा मुझे एक बात बताओ कि जब ये लोग यहाँ आके एक्सप्लोर कर रहे हैं तो उस टाइम पे यहाँ पे पोर्तुगीज थे ना, और इंडियन में रूल किसका चल रहा था, इंडियन में रूल मुगल्स का ही चल रहा था, आपने देखा था, राइट। पोर्तुगीज आए थे तो मुगल्स यहाँ पे रूल चल रहा था, और अभी भी मुगल्स का यहाँ पे रूल चल रहा है। तो अब क्या यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा इनको, पोर्तुगीज नहीं टिकने देंगे, ये बात तो क्लियर है ना कि पोर्तुगीज इनके रास्ते में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेंगे, क्योंकि उन्हें तो अपना कंपटीशन दिख रहा है। और अब पोर्तुगीज हैं तो इनको इतनी जल्दी यहाँ पे मुगल्स से भी प्रॉब्लम होगी, मतलब मुगल्स भी इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे इतना इजीली, क्योंकि ऑलरेडी पोर्तुगीज के साथ ट्रेड चल रहा था। बट पोर्तुगीज से मुगल्स परेशान थे, क्योंकि पोर्तुगीज अपनी मोनोपोली बना के बैठे हुए थे। तो डच पीपल के आने से जो मुगल्स थे उनको थोड़ा सा ये लगने लगा कि पोर्तुगीज की मोनोपोली को हम इनकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक वॉर यहाँ पे आपकी हुई, अम्बोइना एक जगह है जो आज के टाइम पे इंडोनेशिया में है, सॉरी, वहां पे डच और इंग्लिश की एक बैटल हुई, क्लियर, ठीक है। जहां पे डच ने क्या करा, पोर्तुगीज को, विच द डच हैड कैप्चर्ड फ्रॉम पोर्तुगीज इन 1605, ये जगह क्या कर ली है, डच ने पोर्तुगीज से कैप्चर कर ली 1605 में। ये समझ में आया हमें, ये जो एम्बोयना जगह है इंडोनेशिया में, ये डच ने पोर्तुगीज से कैप्चर कर ली। अब डच का जीतना थोड़ा सा मुगल्स की नजर में हो गया कि यार ये लोग भी जीत रहे हैं, यानी ये पोर्तुगीज को टक्कर देने की ताकत रखते हैं। इतनी बात हमें समझ में आई। देखो यहाँ पे डच ने क्या करा, डच ने 10 इंग्लिशमैन और 9 जापानीज को मार दिया यहाँ पे 16, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको पता रखनी है, बस इतनी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 1690 में क्या हुआ, इन्होंने पोर्ट सिटी जो थी जकार्ता वाली, उसको कैपिटल सिटी बना लिया और उसका नाम उस टाइम चेंज करके क्या कर दिया, बताविया कर दिया। 1690 में क्या करा डच लोगों ने जो इंडोनेशिया की बात चल रही है अब यहाँ पे, क्योंकि इंडोनेशिया तक इन्होंने अपना ट्रेड स्टैब्लिश कर लिया है ना, तो जो जगह थी जकार्ता कैपिटल सिटी थी, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, बताविया कर दिया, और जिसको आज की डेट में हम क्या बोलते हैं, जकार्ता। ये क्या है, इंडोनेशिया की कैपिटल है। इतनी बात हमें समझ में आ रही है। ये डच क्या कर रहे हैं, इनके आने से मुगल्स को भी होप मिल गई है, पोर्तुगीज को कॉम्पिटिशन हो गया है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो 1667 में इन्होंने एक एग्रीमेंट करा, ठीक है। क्या एग्रीमेंट करा, अब ये एग्रीमेंट ब्रिटिशर के साथ था, अभी हमने ब्रिटिशर नहीं पढ़ा है, बट 1667 तक ब्रिटिशर भी यहाँ आ गए थे। तो अब ब्रिटिशर के साथ इन्होंने 1667 में एक एग्रीमेंट कर लिया, क्योंकि ये ब्रिटिशर के लिए भी कंपटीशन थे ना। तो 1667 में जो इन्होंने एग्रीमेंट करा वो क्या कहता था कि जो ब्रिटिशर है वो इंडोनेशिया से अपना पूरा ट्रेड हटा लेंगे। देखो दो जगह हो रही हैं, एक है इंडिया, एक है इंडोनेशिया। अब दोनों जगह पे ब्रिटिशर भी है और डच भी हैं, ब्रिटिशर भी हैं और डच भी हैं। अब क्या हो रहा है प्रॉब्लम, इंडिया में भी प्रॉपरली मोनोपोली नहीं सेट हो पा रही है, दोनों ट्रेड कर रहे हैं, कॉम्पीट कर रहे हैं, यहाँ पे भी दोनों कॉम्पीट कर रहे हैं। तो 1667 में इन्होंने एक एग्रीमेंट निकाला कि भैया एक काम करते हैं, एक एक जगह ले लेते हैं, ऐसे तो प्रॉब्लम रहेगी, आपस में लड़ते रहेंगे, कुछ भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो एक काम करो कि ब्रिटिशर जो है वो आप लोग इंडोनेशिया से उठ के अपने इंडिया में ही आ जाओ,
इंडिया में ट्रेड करो, और हम जो डच हैं हम यहाँ से जा रहे हैं इंडोनेशिया, हम इंडोनेशिया में ट्रेड करेंगे। तो यानी ब्रिटिशर ने कहा हम सारे क्लेम इंडोनेशिया से हटा रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, और डच पूरी तरीके से इंडिया से रिटायर हो जाएगा। ये 1667 में लोगों ने एग्रीमेंट कर लिया। फेयर इनफ, इन दोनों के बीच की डील थी, ठीक है। बेसिकली ये लोग ट्रेड किसमें, मतलब इनका ट्रेड किसमें था, मोनोपोलाइज जो कर रहे थे ट्रेड को, ये किस चीज में कर रहे थे, ये स्पेशली ब्लैक पेपर एंड स्पाइसेस में कर रहे थे चीजें, ठीक है। और कौन कौन सी चीजों में ये डील करते थे, सिल्क, कॉटन, इंडिगो, राइस, ओपियम वगैरह, इन चीजों में ये डील कर रहे थे। क्लियर हुई बात। फ्लोरिश कर रहे हैं, जगह जगह काम कर रहे हैं, इन्हें इंडोनेशिया मिल चुका है, बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे आई, डिक्लाइन ऑफ डच। अब इसको देख के डरने की जरूरत नहीं है, ऑल्दो ये आपकी स्पेक्ट्रम में मेंशन नहीं है, ये बुक्स नहीं मेंशन है ये सारी कहानियां किसी भी बुक में। मैंने बस यहाँ पे ट्रीटी के नाम मेंशन कर दिए क्योंकि डिटेल में आपको ये कहानियां नहीं जाननी है, क्योंकि एक एंग्लो डच वॉर के बारे में जिक्र किया है आपकी स्पेक्ट्रम की बुक में, तो मैंने आपको एंग्लो डच वॉर की कहानी लिख के यहाँ पे ट्रीटीज बता दी है कि इनका कंक्लूसिव ट्रीटी क्या कह रही है। तो प्लीज जस्ट फोकस ऑन द ट्रीटी, इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसको खोजने की जरूरत नहीं है, गूगल करके डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिमाग में बिठा लीजिए अच्छे से, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपको जितना जहां से पढ़ना है पढ़ लीजिए। वैसे भी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए जो कभी खत्म नहीं होने वाला है, तो बस इसके ट्रीटीज ही देखिए आप लोग। फर्स्ट एंग्लो डच वॉर, ट्रीटी ऑफ वेस्टमिनिस्टर हुई है, सेकंड के बाद ट्रीटी ऑफ ब्रेडा हुई है, थर्ड के बाद अगेन सेकंड ट्रीटी ऑफ वेस्टमिनिस्टर हुई है, फोर्थ के बाद ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई है 1784 में। ये कहानी हमने देखा डच के डिक्लाइन की, क्योंकि वॉर हो रही है तो डच यहाँ पे धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, डिफीट कर रहे हैं। क्लियर हुई बात। उसके अलावा डच के बेटा डिक्लाइन करने का दूसरा कारण ये था कि जो डच की जो आपकी गवर्नमेंट थी ना, डच गवर्नमेंट थी, वो बहुत ज्यादा इनके कामों में, कंपनी के कामों में इंटरफियर कर रही थी। हम देखेंगे ना, ब्रिटिश की बात करें तो ब्रिटिशर्स का पार्लियामेंट का डायरेक्ट इंटरफेयर कंपनी के अफेयर में नहीं था बहुत सालों तक, बहुत टाइम बाद में वो इंटरफेयर करना स्टार्ट किया है, दैट वी विल सी। बट ये डच गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रही थी कंपनी के काम में। अब जब बार बार इंटरफेयर करोगे, उन्हें अपनी तरह से डिसीजन ही नहीं लेने दोगे, चीजें करने ही नहीं दोगे, तो हाउ विल दे सक्सीड, तो प्रॉब्लम रहेगी ना चीजों में। तो ये एक कारण और था इनका बहुत बड़ा रीजन का, कि जो इनकी गवर्नमेंट थी वो इंटरनल अफेयर में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करती थी। अब ये चीज थी। उसके बाद 1759 में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स और जो आपके डच थे इनके बीच में हुई लड़ाई, जो हुगली में हुई थी, जिसे बैटल ऑफ बेदारा कहा जाता है, बैटल ऑफ हुगली भी यू कैन से। बैटल ऑफ हुगली पूछ लेता है बहुत बार और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें तो बैटल ऑफ बेदारा याद होता है, लेकिन बैटल ऑफ हुगली अगर पूछ ले तो डू नॉट गेट कंफ्यूज। ये बैटल किसके बीच में हुई थी, बैटल हुई थी डच और ब्रिटिशर के बीच में। डिसीजिव बैटल थी, डिसीजन आया, ब्रिटिशर जीत चुके थे और इस बैटल में क्या हो चुके थे, डच हार चुके थे, तो डच ने अपना पूरा ट्रेड सेंटर इंडिया से हटा लिया। तो व्हाट वाज दिस 1759 डिसीजिव बैटल क्या थी ब्रिटिशर और डच के बीच में, बैटल ऑफ बेदारा और यू कैन से बैटल ऑफ हुगली। कब हुई है ये, 1759 में हुई है। इज दैट क्लियर। डच की कहानी क्लियर हुई, कैसे आए, कहाँ कहाँ इन्होंने अपनी ट्रेड सेंटर स्टैब्लिश की और कैसे इनका डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ। दैट्स ऑल, बहुत ज्यादा कहानी नहीं है। अब बात करते हैं हमारा सरदर्द जो बहुत समय तक बने रहे, जिनको हटाने के लिए हमने साम दाम दंड भेद हर चीज अपनाई है, ठीक है। मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट, रिवोल्यूशनरी सारी एक्टिविटीज हुई हैं, तब जाके सत्याग्रह, रिवोल्ट, ठीक है। तो बहुत सारी चीजों के बाद ये लोग यहाँ से गए हैं। क्लियर। तो अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश अगेन ट्रेड सेंटर स्टैब्लिश करने आए, ऑल्दो ये थोड़ा लेट आए हैं पोर्तुगीज और डच के कंपैरिजन में देखें, बट ट्रेड करने आए हैं। जब बाहर से दिख रहा है कि दो यूरोपियन पावर्स जाके इतना स्टैब्लिश, इतना फ्लोरिश करके आ रही हैं, तो हमें क्यों रुकना चाहिए, हमें भी वहां जाके ट्रेड करना चाहिए। तो 1580 में क्या थे, फ्रांसिस ड्रेक ने स्टार्ट करा वॉयेज अराउंड द वर्ल्ड के चक्कर लगाना, वर्ल्ड को घूमना फ्रांसिस ड्रेक ने स्टार्ट करा। 1588 की मैं बात करूं तो स्पेनिश अर्माडा में जो इंग्लिश थे वो लोग जीत चुके थे। 1599 में, आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पता है ना बेटा, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आप लोगों को पता है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड कर रही है एंड ऑल, ये सारी चीजें आप लोगों ने देखी हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की भी अपनी हिस्ट्री है, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपनी एक हिस्ट्री रखती है। क्या हिस्ट्री रखती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी में इंग्लिश कुछ मर्चेंट्स ने, मर्चेंट्स मतलब ट्रेडर, बिजनेसमैन, तो कुछ मर्चेंट्स ने एक कंपनी स्टैब्लिश की, ठीक है, एक कंपनी बनाई, क्या, मर्चेंट एडवेंचरर्स। क्या कंपनी बनाई, मर्चेंट एडवेंचरर्स, ठीक है। और अब ये कंपनी जो थी, कौन थे, जॉन मिडल्टन हॉल। जॉन मिडल्टन हॉल ये जो थे, ये इंडिया में आए, ये लैंड रूट से आए थे, इस टाइम ये सी रूट से नहीं आए, ये लोग लैंड रूट से आए 1599 में इंडिया में।
31 दिसंबर 1600 में क्वीन एलिजाबेथ ने एक चार्टर इशू कर दिया कि आप जाओ और केप ऑफ गुड होप, आपको बताया था अफ्रीका का जो साउथर्न मोस्ट पार्ट है दैट इज केप ऑफ गुड होप, उसके ईस्ट साइड में इन्होंने ट्रेड करने की परमिशन ब्रिटिशर को दे दी। अफ्रीका का जो केप ऑफ गुड होप है उसके ईस्ट साइड में आप लोग जाके यानी ब्रिटिशर ट्रेड कर सकते हैं, इन्होंने परमिशन दे दी और कंपनी को उस चीज के राइट दे दिए, कंपनी को एक्सक्लूसिव राइट दे दिए। ठीक है, कंपनी के पास राइट थे। अब इसका कंपनी का नाम यहाँ पे क्या था, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। नाम थोड़ा बड़ा है, इसको नाम को अच्छे से अभी एक बार माइंड में रख लोगे, 2-3 बार पढ़ोगे ये नाम दिमाग में रह जाएगा। क्या है, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इनिशियली तो जो ये क्वीन एलिजाबेथ ने चार्टर दिया था ना बेटा, ये 15 साल के लिए दिया था, इन्होंने कहा था जाओ 15 साल के लिए ट्रेड करो अपना आराम से। बट जब कंपनी फ्लोरिश कर रही है, आपको दिख रहा है पैसा, इतना पैसा आ रहा है, तो 15 साल में कौन रुकेगा, जब आपको पता है आप कर सकते हो। फिर उसके बाद उन्होंने मई 1609 में कहा कि आपकी जो एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट है ये हम इंडेफिनेटली बढ़ा रहे हैं, जब तक ट्रेड करना है आराम से ट्रेड करते रहो, पैसे लाते रहो, हम यहाँ पे अमीर होते रहेंगे और इंडिया वहां पे, हमारा इंडिया क्या होता जा रहा था, एक्सप्लॉइट होता जा रहा था। राइट, ठीक है। 1609 में देखते हैं, आपको पता है कि जब वहां ब्रिटिशर है तो हमारे यहाँ भी तो कोई रूलर रूल कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे क्या रूल चल रहा था, मुगल रूल चल रहा था, मुगल पावर का रूल चल रहा है। और मुगल पावर धीरे धीरे करके डिक्लाइनिंग पोजीशन में पहुंचेगी अपनी, जहां पे मुगल्स रूलर जो थे किसी काम के नहीं थे, ये सिर्फ अपने ऐशो आराम की जिंदगी जीना, डांस, म्यूजिक, इन्हीं सब चीजों में लगे रहते थे, जिस वजह से बहुत सारा जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन था वो लूज हुआ और ब्रिटिशर हमारे सर पे बैठ चुके थे पूरी तरीके से। ठीक है, बट अभी देखिए 1609 में हॉकिंस आए जहांगीर के कोर्ट पे। ठीक है, उन्होंने कहा कि उन्हें फैक्ट्री खोलनी है सब सब बहुत कुछ प्लेसेस पे। अब एक वर्ड जो फैक्ट्री हम बार बार यूज कर रहे हैं, तो फैक्ट्री से बेटा यहाँ पे आज की फैक्ट्री का मतलब मत लगा के चलना आप लोग। फैक्ट्री का मतलब कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, फैक्ट्री का मतलब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बिल्कुल भी नहीं है। फैक्ट्री का मतलब यहाँ पे एक तरीके से स्टोरेज हाउस है कि वो हमसे सामान खरीद के अपने स्टोरेज हाउस में रख लें और जब जरूरत, जब अकॉर्डिंगली सूटेबल पड़े उन्हें, तब यहाँ से निकाल के वो अपने कंट्री में उस सामान को पहुंचा दें। क्लियर, तो ये चीज थी। अब हॉकिंस आए, ठीक है, हॉकिंस आए किसके कोर्ट में, जहांगीर के कोर्ट में। फैक्ट्रीज खोल मतलब एस्टैब्लिश करनी थी, परमिशन बहुत ज्यादा नहीं मिली, ट्रेड करने की परमिशन मिल गई इनको। ठीक है, ट्रेड करने की परमिशन यहाँ पे मिल गई थी। 1612 में एक बैटल हुई स्वाली की, सूरत के पास। ठीक है, कंपनी जीत गई पोर्तुगीज से, बैटल ऑफ स्वाली सूरत के पास हुई। यहाँ पे कंपनी जो थी यानी ब्रिटिशर जो थे वो पोर्तुगीज से जीत गए। इस बात से मुगल बहुत इंप्रेस हो गए कि यार ये तो पोर्तुगीज को हरा दिया, पोर्तुगीज जो इतने टाइम से हमारे सर पे बैठे हैं पोर्तुगीज को हरा पा रहे हैं, तो इनके पास कुछ तो दम है, तो हम क्यों ना इनको यूज करें अगेंस्ट पोर्तुगीज। बट ये नहीं पता था हमें कि हम खुद यूज हो जाएंगे, बट स्टिल यहाँ पे दिमाग अच्छा चलाया था कि हम इनको क्यों ना पोर्तुगीज के अगेंस्ट यूज करें, ताकि हमारी मोनोपली जो पोर्तुगीज ने इतने टाइम से मोनोपली में है पोर्तुगीज, वो हम कम कर सके किसी तरह से। राइट, 1613 में क्या हुआ, फैक्ट्री हमने स्टैब्लिश करी सूरत। ठीक है, अंडर थॉमस एल्डवर्थ की लीडरशिप के अंडर हमने क्या करी, सूरत में फैक्ट्री स्टैब्लिश कर दी यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने। उसके बाद और अदर फैक्ट्रीज इनकी कहाँ कहाँ पे थी, कुछ और फैक्ट्री इनकी है सूरत, अहमदाबाद, गोवा वगैरह में, हर जगह फैक्ट्री है। उसके बाद हम बात करते हैं 1615 में बेटा क्या हुआ, थॉमस रो आए थे जहांगीर के कोर्ट में 1650 में। ठीक है, जहांगीर के कोर्ट में दूसरे ब्रिटिशर आए जिनका क्या नाम था, थॉमस रो। ठीक है, और 1619 तक ये हमारे यहाँ पे रुके थे, 1690 तक रुके थे। कोई कमर्शियल ट्रीटी तो ये नहीं कर पाए थे, बट इन्होंने परमिशन ले ली थी कि ये फैक्ट्री स्टैब्लिश कर लें आगरा, अहमदाबाद और बरोच में। ये परमिशन ये यहाँ पे ले चुके थे। स्टार्टिंग में तो इतना स्मूथ नहीं चल रहा था, देखो ब्रिटिशर का, आपको लग तो रहा है कि ब्रिटिशर आए तो ऐसा नहीं था, बिल्कुल सुपर पावर थे, आते ही इसको हराया, उसको हराया, इसको जीता, उसको जीता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा था। इनको बहुत सारी चीजें, वॉर का सहारा लेना पड़ा है, डिप्लोमेसी करनी पड़ी है, फ्लैटरिंग, मतलब मुगल रूलर्स का इनको टेस्ट समझ में आ गया था कि मुगल रूलर की तारीफ करते जाओ, तारीफ करते जाओ, वो तारीफ से ही एक्स्ट्रा प्रसन्न हो जाते हैं और ठीक है, तारीफ में ही अपने काम निकलवा लो, अपनी ट्रीटी कर लो, अपने फरमान साइन करवा लो। ये चीज फ्लैटरिंग करना समझ गए थे। ठीक है ना, होता है ना, तारीफ कर दो, इंसान चने के झाड़ पे चढ़ जाता है और आपकी 10 बातें मानने को तैयार हो जाता है। तो दे नो द टैक्टिक वेरी वेल। तो इनका स्टार्टिंग में तो चीजें इतनी इनिशियली तो अच्छा कुछ भी नहीं था। बट हम बात करते हैं, आपको ये बात मैं पहले बता चुकी हूँ कि यहाँ पे
जो है पोर्तुगीज की प्रिंसेस कैथरीन से चार्ल्स सेकंड की मैरिज करवा दी थी ब्रिटिशर की, तो पोर्तुगीज ने बॉम्बे ब्रिटिशर को एज अ डोरी गिफ्ट कर दिया था। तो एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ आया कि इनके हाथ में बॉम्बे आ गया, ट्रेड सेंटर। आज भी देख लो आप तो मुंबई की वैल्यू बेटा, तो आप अंदाजा लगा सकते हो मुंबई कितना बड़ा ट्रेड सेंटर, मतलब मुंबई बहुत तरीके से उस टाइम पे बेनिफिशियल था इन लोगों के लिए। तो बॉम्बे का इनको मिल जाना एक बहुत ज्यादा इनके लिए प्लस पॉइंट हो गया था। क्लियर? ठीक है। 1668 में बॉम्बे जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, सिर्फ 10 पाउंड्स के रिटर्न में, कि ट्रेड करेगी कंपनी। अब अकॉर्डिंगली अपने अकॉर्डिंग कंपनी डिसीजन लेगी। दैट वाज अ वेरी गुड थिंग। फिर हम देखते हैं 1687 की बात। 1687 में जो हेडक्वार्टर था वो शिफ्ट कर दिया बॉम्बे, मतलब पहले सूरत में था हेडक्वार्टर, लेकिन 1687 में हेडक्वार्टर कहाँ शिफ्ट कर दिया? बॉम्बे में। अब देखो पहले इनको प्रॉब्लम हो रही थी, मुगल रूलर्स यहाँ पे इनको परमिशन नहीं दे रहे थे। देखो हॉकिंस के टाइम पे भी हॉकिंस से इंप्रेस तो थे जो जहांगीर थे, लेकिन क्या प्रॉब्लम थी कि अब पोर्तुगीज के बाद ये लोग देख चुके थे ना चीजें कैसे हो रही है, ट्रेड करने आके लोग कैसे कैप्चर कर रहे हैं, तो इतना ओपन अप नहीं थे ये चीजों को लेके। तो ब्रिटिशर को आते ही नहीं कह दिया कि चलो कर लो ट्रेड, ये करो वो करो, बट धीरे धीरे ब्रिटिशर को अपने आप को प्रूव करना पड़ा, येस वी आर समथिंग। उन्होंने पोर्तुगीज को हराया, उन्होंने यहाँ के जो रूलर्स थे उनको रिक्वेस्ट वाला जो कंसेप्ट था ना, रिक्वेस्ट करी उन लोगों से, उन लोगों की फ्लैटरिंग करी कि मतलब बटरिंग टाइप करना, तो बहुत सारी चीजें उन्होंने करी ताकि उन्हें सक्सेस मिल सके। एंड एट लास्ट मेहनत का फल मिलता है, तो ठीक है वो लोग भी मेहनत कर रहे थे तो दे गेट द रिजल्ट। और कुछ यहाँ के रूलर्स की कमियों की वजह से हम एक एक करके चीजें आगे खोते जाएंगे, राइट। तो देखिए हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या ब्रिटिशर के लिए, हमारे पास सॉरी बट ब्रिटिशर की बात करें, आप समझ जाइएगा आप लोग। गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या थी कि इनको मिल गया गोल्डन फरमान 1632 में। 1632 में गोल्डन फरमान में ना ये इनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रूव हुई। ये जो फरमान था ये किसने दिया? इशू करा था गोलकोंडा के सुल्तान ने। ठीक है, यहाँ पे कंपनी को जो थी प्रिविलेज मिल गई, बेनिफिट मिल गया कंपनी को कि वो गोलकोंडा के पोर्ट पे जो है वो फ्रीली ट्रेड कर सकती है, बस 500 पगोडाज देगी। ठीक है, करेंसी इतने पगोडाज देगी और फ्रीली ट्रेड। फ्री मतलब जब फ्री ट्रेड की बात करते हैं ना बेटा, फ्री ट्रेड जब भी वर्ड आएगा, फ्री ट्रेड मतलब होता है फ्री ऑफ ड्यूटीज। क्या होता है? फ्री ऑफ ड्यूटीज। कोई भी ड्यूटीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, टैक्स, किसी भी फॉर्म का कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लाने ले जाने पे आज के टाइम पे आप टैक्स ऑफिशियली वर्ड यूज करते हो ना, उस टाइम पे ड्यूटीज, दस्तक्स, यही वर्ड यूज करे जाते थे, तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो 1639 में क्या हुआ, फ्रांसिस जे ने एक मद्रास की साइट लोकल ऑफिसर से ऑब्टेन कर ली। मतलब मद्रास में एक लोकल ऑफिसर थे, ध्यान से सुन लो इस बात को, बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है। मद्रास के एक लोकल ऑफिसर थे डीवी नायडू। ठीक है, डीवी नायडू ये मद्रास में लोकल ऑफिसर थे और राजा थे वहां के चंद्रगिरी, राजा चंद्रगिरी के कोर्ट के एक ऑफिसर थे। क्या बात समझ में आई? मद्रास में राजा चंद्रगिरी जो कि अराविडू डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, राजा चंद्रगिरी जो कि अराविडू डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, उनके कोर्ट के एक लोकल ऑफिसर थे डीवी नायडू। इनसे ब्रिटिशर के फ्रांसिस जे ने 1639 में मद्रास की एक जगह ऑक्यूपाई कर ली। इतनी बात समझ में आई कैसे मद्रास की एक सिटी मिल गई इन्हें? क्लियर। अब सिटी मिलने के बाद इन्होंने परमिशन मांगी फोर्टिफाई करने की अपनी फैक्ट्री को। फोर्टिफाई करने के लिए क्यों परमिशन मांगते थे? लोकल अटैक से बचने के लिए। क्या बोलते थे रूलर्स को कि भैया लोकल अटैक हो सकता है हम पे, तो आपको हमारे किलेबंदी करने की परमिशन हमें दो, ताकि हम अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सकें। कोई हम पे अटैक करे तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, अदरवाइज तो कोई हम पे अटैक करे, जैसे अपने पोर्तुगीज में देखा था ना, अटैक हुआ था, लोकल लोगों ने अटैक कर दिया था पोर्तुगीज पे और काफी लोग मर गए थे। तो ये चीजें होती थी, लोकल लोग अगेंस्ट थे, उनको ट्रेड इंपैक्ट हो रहा था, उनको नेगेटिव लग रही थी चीजें, उनको समझ में आ रहा था कि ये लोग कैसे मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जनरली लोग अटैक कर दिया करते थे। तो इसीलिए इन्होंने ये लोग फोर्टिफाई करने की परमिशन मांग लेते थे। ठीक है, तो फोर्टिफाई कर दिया यहाँ पे इन्होंने। अब इसी से एक नई सिटी ग्री हुई। ठीक है, नई सिटी किस, चेनप्पा, मतलब ऑन चेनप्पा जो थे वो डीवी नायडू, ये डीवी नायडू जो थे ना लोकल ऑफिसर, उनके फादर थे चेनप्पा, तो इनके नाम पे एक नई सिटी ग्रू हुई जिसका नाम रखा चेनप्पा पट्टनम। ठीक है, चेनप्पा पट्टनम नाम की एक सिटी ग्रू कर दी। अब यहाँ पे फोर्टिफाई करने की परमिशन ले ली मद्रास के पास में, तो मद्रास के पास में जो फोर्टिफाई करा उसको नाम क्या दिया इन्होंने? सेंट जॉर्ज। आप फोर्ट विलियम कलकत्ता में सुनोगे तो वो भी देखेंगे कलकत्ता में फोर्ट विलियम कैसे आया। फोर्ट यहाँ पे है, बॉम्बे में है, तो हर जगह फोर्टिफिकेशन करके फोर्ट स्टैब्लिश कर रहे थे। तो मद्रास में फोर्ट का जो नाम था वो क्या था? सेंट जॉर्ज। ठीक है, जो कि इंग्लिश का हेडक्वार्टर बन गया था यहाँ पे। कहाँ? सेंट जॉर्ज जो था वो मद्रास में था। फोर्ट विलियम अभी कलकत्ता में आएगा आगे। क्लियर? मद्रास की कहानी समझ में आ गई। बॉम्बे इन्हें गिफ्ट में मिल ही चुका है। ठीक है, कुछ कुछ जगह फैक्ट्री लगाने की साउथ में परमिशन ये लोग ले चुके हैं, काम ये लोग कर ही रहे हैं अपना। और क्या हो रहा है साथ में? अब 1651 में देखो क्या हुआ।
1651 में शाह सूजा जो थे, शाह सूजा ये क्या थे, ये बंगाल के सूबेदार थे, बंगाल के सूबेदार थे। इन्होंने क्या करा, इंग्लिश को ट्रेड करने के लिए अलाउ कर दिया बंगाल में, कि आप बंगाल में ट्रेड करो और हमें 3,000 की पेमेंट दे दो, पूरे साल में हमें 3,000 की पेमेंट दे दिया करो, ट्रेड करते रहो, ठीक है, ट्रेड जैसे आपको करना है, जो करना है। अब ट्रेड वो कर रहे हैं, डिसीजन वो लेंगे अपने अकॉर्डिंग। आपने तो कह दिया हमें 3,000 रुपए दे दो, ठीक है ना। अब 1651 में क्या हुआ, 1651 में ही बंगाल में थी बहुत सारी जगह, हुगली, कासिम बाजार, पटना, राजमहल, इन जगहों पे इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्टार्ट कर दी, फैक्ट्री अगेन स्टार्ट कर दी। फैक्ट्री इज अ काइंड ऑफ स्टोर हाउस हियर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है फैक्ट्री, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम क्या आ रही थी इनके लिए, प्रॉब्लम आ रही थी कि जो कस्टम ऑफिसर होते थे ना लोकल चेक पोस्ट के, जैसे नाकेबंदी हो रही होती है, आप देखते हो जगह जगह चेक पोस्ट लगे होते हैं चेकिंग के लिए आज के टाइम पे, तो वो लोग जो थे ना, जब ये सामान लेके जा रहे होते थे तो टोल टाइप होते थे, रोक लेते थे और इनसे अमाउंट मांगते थे, तो ये इनके लिए ऑब्स्टेकल बन रहा था, बार बार पैसे देना, बार बार पैसे देना, लोकल लोगों का पोजीशन झेलना, ये प्रॉब्लम था। तो 1682 में ये प्रॉब्लम जो थी, अब ये प्रॉब्लम ब्रिटिशर ने रखी, कहाँ रखी, जो आपके एजेंट और गवर्नर थे कंपनी के, विलियम हेजेस, विलियम हेजेस जो थे, ये शाहिस्ता खान के पास गए, किसके पास गए, शाहिस्ता खान के पास गए। तो शाहिस्ता खान कौन थे, मुगल गवर्नर थे बंगाल के, मुगल में ऑल ओवर रूल चल रहा है, आपको ये तो पता है ना, अभी यहाँ पे मुगल रूल चल रहा है, मुगल के जो बंगाल में गवर्नर थे दैट वाज शाहिस्ता खान। तो आपके विलियम हेजेस शाहिस्ता खान के पास गए कि भैया ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, हमें तो इस चीज से बार बार बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे 16 अब देखेंगे आगे 1686 में क्या हुआ, हुगली वाज सेक्ड बाय मुगल, मुगल ने हुगली इनसे ले लिया कि भैया इतनी कंफ्यूजन, इतनी प्रॉब्लम आप लोग अपनी चलाना चाह रहे हो, हुगली इनसे ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब प्रॉब्लम की बात हो गई, भाई ट्रेड चल रहा था, चीजें कर रहे थे, हम एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे थे, हुगली तो इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर चला जाना तो बड़ी प्रॉब्लम की बात हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो अब गुस्सा तो आएगा, से इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर ले लिया है तो गुस्सा तो आएगा। अब दिखा नहीं रहे थे ऊपर से अपनी असली रणनीति, ये लोग ऊपर से फ्लैटरिंग कर रहे थे बट अंदर तो प्लानिंग चल रही थी ना इन लोगों की भी, ब्रिटिशर की भी। तो इन्होंने रिटेलिएट करा, क्या करा इन्होंने, फोर्ट्स एट थाना जो थे वहां उसको कैप्चर कर लिया, हिजली इन ईस्ट मिदनापुर में था उसको कैप्चर कर लिया, बालासोर में मुगल फोर्टिफिकेशन वाले जो रीजन थे इन सबको इन्होंने ब्रिटिशर ने कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे असली चीजें आपको समझ में आ रही है, अब इनकी प्लानिंग शुरू से ही थी ऐसी, ठीक है। बहुत सारी एक्टिविटीज से देखने को हमें पता चलता है कि इनकी एक्टिविटी शुरू से ही कैप्चरिंग की थी, ट्रेड ट्रेड कितना भी कहें बट ये लोग स्टार्टिंग से इनिशियल एजेंडा लेके आए थे कि इनको एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल चीजों में यहाँ पे अपने पैर पसारने हैं। अब बात करते हैं, कंपनी के एक एजेंट थे बेटा जॉब चार्नोक, कंपनी के एजेंट थे जॉब चार्नोक। अब उन्होंने हुगली हमसे ले लिया तो समझ में आ रहा है लड़ने से तो काम नहीं चल रहा, लड़ाई से तो पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आराम से बैठ के बातचीत मिलजुल के सॉल्व कर लें। तो जॉब चार्नोक के साथ मिलजुल के बात करने की इन्होंने कोशिश की, इन्होंने नेगोशिएट करा मुगल्स के साथ कि इनको सुल्तानुती की जो जगह है वो रिटर्न कर दी जाए, ठीक है। तो फरवरी 1690 में ट्रीटी हुई मुगल्स के साथ, फरवरी 1690 में ट्रीटी हुई और फरवरी 10 1691 को इंग्लिश की फैक्ट्री स्टैब्लिश कर दी गई, ठीक है। क्या हुआ कि वो बंगाल में ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे फरमान इशू करा था रूलर ने कि वो बंगाल में ट्रेड कर सकते हैं, जैसे 3,000 रुपए पेमेंट ऊपर डिसाइड हुआ था ना शाह सूजा के टाइम पे, तो वही चीज रहेगी, ठीक है। अब आप ट्रेड कर सकते हो, जो इनसे हुगली से और ट्रेड करने की वो पावर यहाँ से छीन ली गई थी वो इन्हें वापस कर दी गई, सेम 3,000 रुपए एनुअली पे। क्लियर हुई बात। अब क्या कर सकते हैं, इन लोगों की बातों में आ गए अगेन और यहाँ पे उनको दोबारा परमिशन दे दी गई। 1698 की बात देखो, 1698 में क्या हुआ, इन्होंने परमिशन ले ली जमींदारी, 3 विलेज की जमींदारी की, 3 विलेज की जमींदारी इन्हें मिल गई, सुतानुती, गोविंदापुर एंड कालीकटा। बेटा ये नाम इंपॉर्टेंट है, ईयर तो फिर भी नहीं होता है बट पेपर में जनरली नाम पूछे जाते हैं, 3-4 विलेजेस के नाम दे दिए कि बताओ इनमें से कौन सा विलेज या के बारे में जमींदारी दी गई थी या कुछ, तो नाम सुनोगे तो सुनने से माइंड में रह जाएंगे और क्वेश्चन देखते ही आपको दिमाग में आ जाएंगे। सुतानुती, गोविंदापुर एंड कालीकटा। पेमेंट 1,200 रुपए, एनुअल 1,200 रुपए दो और जमींदारी, कितना इजीली काम हो रहा है यहाँ पे, है ना। अब 1700 में इन्होंने कहा कि हम फोर्टिफाई करेंगे अपनी सेटलमेंट को भाई, ठीक है, हम फोर्टिफाई करेंगे। यहाँ पे भी मद्रास में कर चुके थे, आपको पता है ना सेंट जॉर्ज का, अब यहाँ पे भी फोर्टिफाई कर लिया और फोर्टिफाई करके क्या बना लिया, फोर्ट विलियम बना लिया। फोर्टिफाई करके क्या बन गया, यहाँ पे फोर्ट विलियम बन गया, जिसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, चार्ल्स एयर। कौन थे, चार्ल्स एयर। यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है, ठीक है। अब बहुत अच्छा काम करा है जी फारूक सियार ने, फरमान इशू करके देखिए कितनी अच्छी यहाँ पे इन्होंने ब्रिटिशर को लिबर्टी दी है। अब इतनी लिबर्टी मिलेगी तो ब्रिटिशर क्यों अपॉर्चुनिटी छोड़ेंगे। तो यहाँ पे फारूक सियार का फरमान 1750 में एक इंग्लिश मिशन के साथ यहाँ पे जॉन सरमैन लीड कर रहे थे,
उन्होंने फारूक सियार से फरमान लेने में वो सक्सेस हो गया। फरमान की बात करो तो फरमान बेटा होता क्या है, एक रॉयल ऑर्डर होता है कि जो रॉयल खानदानी राजा लोग जो है ना ऑर्डर इशू करते हैं कि ठीक है आज से ये चीजें फॉलो होंगी, तो दिस इज अ काइंड ऑफ रॉयल ऑर्डर। तो इन्होंने फरमान इशू करा, ठीक है, कि ब्रिटिशर को कहाँ कहाँ, बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में ये प्रिविलेजेस दे रहे थे। अब क्या प्रिविलेजेस दे रहे थे, देखो बहुत अच्छी चीज है। फरमान्स को मैग्ना कार्टा बोला गया कंपनी का। मैग्ना कार्टा अगेंस्ट जो है बेसिक राइट्स जो होते हैं, कंपनी को बेसिक राइट्स क्या क्या दे दिए गए मैग्ना कार्टा के फॉर्म में, तो फरमान को क्या बोला गया, मैग्ना कार्टा बोला गया कंपनी का। तो बंगाल में तो बेटा कंपनी को क्या कर दिया गया, कंपनी को एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो थे वो बिल्कुल क्या कर दिया गया, फ्री कर दिया गया कस्टम ड्यूटी से, कि आप एग्जम्प्ट हो, छूट मिल चुकी है। एग्जम्प्ट मतलब छूट मिलना, कि आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कोई भी ड्यूटी पे नहीं करनी है, बस 3,000 रुपए की एनुअल पेमेंट दे दो। अब बेटे ये 3,000 रुपए की एनुअल पेमेंट से आपको पता है कितना कमा रहे थे। 3,000 रुपए दे तो ये लोग रहे हैं, लेकिन इसके बदले में ये 10-20 टाइम्स एक्स्ट्रा यहाँ से कमा के लेके जा रहे थे। ठीक है, तो वही बात हो गई। ये तो यहाँ पे सिस्टम देखो क्या हो रहा था। अभी आप लोग आगे और भी रूल पढ़ोगे ना, क्या था, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को अपने घर पे किराए पे रखा है और किराएदार ने मुझसे क्या कह दिया, किराएदार ने कहा मैं किराया नहीं दूंगा, ठीक है चलो होली दिवाली मेरे यहाँ खाना खा लिया करना, इतना काम कर लेना। इतना करा, उसके अलावा क्या करा भैया, वो किराएदार जो था वो क्या करता था कि मॉर्निंग में जॉब पे चला जाता था। तो अब उसने क्या करा कि मॉर्निंग से लेके रात तक जब तक वो आता था तब तक उसने मेरे घर पे एक किराएदार और रख दिया और उससे खुद पैसे ले रहा है, उसका किराया वो खुद ले रहा है। समझ लो ये ब्रिटिशर ये काम कर रहे थे। मुझे तो किराया नहीं दे रहा है, मुझसे कह रहा है ठीक है होली दिवाली कभी मिलके बैठ के मेरे साथ खाना खा लेना, इतना बहुत है तुम्हारे लिए, ठीक है। उसके अलावा क्या कर रहा है, खुद वो किराए के घर पे जिस पे रह रहा है उसको भी किसी और को किराए पे देके किराया अपनी जेब में रख रहा है। तो दैट्स ऑल हैपनिंग यहाँ पे, ये सारी चीजें हो रही हैं अभी। अब देखो क्या हो रहा था, बंगाल में इनको हटा दिया गया, एग्जम्प्ट कर दिया गया कि आपको कस्टम ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कंपनी वाज परमिटेड, कंपनी को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड के लिए 10 तक पासेस दे दिए गए, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे चीजों में, ठीक है। कंपनी को कलकत्ता के पास और ज्यादा रेंट लैंड देने की परमिशन दे दी यहाँ पे, ठीक है। हैदराबाद में फ्री कर दिया गया, ड्यूटी नहीं लगेगी। सूरत में 10,000 रुपए की पेमेंट से 10,000 रुपए की एनुअल पेमेंट देनी है, उसके बाद यू आर फ्री टू ट्रेड। और ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट, कोस्टल एरिया तो बेटे सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रेड के फॉर्म में, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कंपैरेटिवली वहां पे ईजी हो जाती है, राइट। और ये डिक्लेयर कर दिया गया कि जो कंपनी कॉइन्स बनाती थी ना बॉम्बे में, कंपनी की मिंट थी बॉम्बे में जहां पे कंपनी अपने सिक्के बनाती है, वो करेंसी पूरी मुगल एम्पायर में चलेगी। लो जी, ये तो और ही अच्छी बात कर दी इन्होंने कि वो करेंसी मुगल एम्पायर में चलेगी। तो आपने अपनी इकोनॉमी में उनको पावर दे दी, एक तरीके से ट्रेड में लिबर्टी दे रहे हो, डिसीजन लेने की पावर दे रहे हो, अब तो आपने अपनी इकोनॉमी भी एक तरीके से उनके पार्ट में दे दी है धीरे धीरे, ठीक है। तो ये सारी चीजें फारूक सियार के फरमान में थी, ठीक है। कैसे लगा इनका फरमान, ठीक है। तो यहाँ पे लिबर्टी बहुत ज्यादा इन्होंने यहाँ पे दे दिया ब्रिटिशर को बेटा। अब 1688 में इतनी कहानी हमने देख ली, सारी कहानी। अब देखो ये जम गए हैं, अब इनका डिक्लाइन तो मैं पूरे आगे मॉडर्न हिस्ट्री में बताऊंगी ना। डिक्लाइन क्या, ये तो फ्लोरिश ही करेंगे अभी बहुत लंबे समय तक। डिक्लाइन तो देखेंगे कैसे धीरे धीरे इनका होगा, ठीक है। तो डिक्लाइन की बात यहाँ पे नहीं करेंगे, बस अभी इनके हमने सेटलमेंट की आए और कैसे सेटल हुए ये बात करी है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू काम कर रहे थे ना। अब क्या हो रहा था, एक इवेंट और होता है 1688 में, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो मोनोपोली दे रखी थी ना, और कंपनीज वहां पे जो थी ना ब्रिटिश में, और जो कंपनी थी वो लोग अपोज कर रही थी कि भैया यही अकेले जाके कंपनी फायदा कमा रही है और पैसा भर भर के ला रही है, हमें क्यों नहीं परमिशन ट्रेड करने की, ठीक है। तो इसीलिए एक नई राइवल कंपनी, पोजीशन कंपनी इनके आ गई, जिसका नाम था क्या, जिसके लिए किसको बनाया गया, विलियम नॉरिस को उसका एम्बेसडर बनाया गया। लेकिन इस कंपनी को यहाँ परमिशन लेने में, ट्रेड करने में कुछ बहुत खास सफलता मिली नहीं, ये कंपनी फेल हो गई। तो 1708 में इन दोनों कंपनी को अमेलगमेट मिला दिया। अमेलगमेट मतलब होता है कंपनी जब आपस में मर्ज कर जाती है, मर्जर ऑफ द कंपनीज। तो ये दो कंपनी आपस में मर्ज कर दी गई और इनका नाम क्या दे दिया गया, यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। और यही कंपनी फिर आगे यहाँ पे लंबे समय तक हमारे यहाँ रूल करती रही, राइट। इंग्लिश की कहानी यहाँ पे समझ में आ गई। अभी इंग्लिश में ही हमको इतना टाइम लग गया है, डच एंड इंग्लिश में, तो क्योंकि इंग्लिश बेटा अपने आप बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो वी विल डू द अदर टू, दैट इज फ्रेंच और डैनिश, छोटे से हैं वो जल्दी खत्म हो जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो छोटी सी होगी, वो हम लोग अगली क्लास में कवर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।